तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो थोड़ी सी लेट छूटी थी, इस वजह से प्रश्न थोड़े देरी से हमारे पास में आ पाए हैं। लेकिन जितने ही प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के जो प्रश्न है वो सौरभ ओझा और सुमन मिश्रा जी के द्वारा भेजे गए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार हम अंतिम दिन तक आपका एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से लेकर के आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस कराएंगे। साथ ही साथ में एसएससी जीडी का भी हम एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। इस एग्जाम एनालिसिस में सबसे पहले हम जीके जीएस करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद मैथ और उसके बाद में रीजनिंग। सभी चारों विषयों को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज के 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नोग क्रेम और लाहो नृत्य किस राज्य का है? तो ये मेघालय राज्य का ये दोनों नृत्य हैं और दोनों नृत्य एक साथ में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो लाहो नृत्य भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। यह नृत्य बेहिद खलम नामक उत्सव के दौरान जो है यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़िए, यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और बेसिकली यह जो नृत्य है वो जयंतिया जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसके अलावा देरोगाता, दोदरुआ, सादडो क्रेम मेघालय के ये कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, इनको आपको देख करके जाना है। देखिए, जो भी आपके त्यौहार या नृत्य पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट वाले पूछे जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी लोक नृत्य वगैरह है उनको आपको देख करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए एक कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि कुल मिलाकर के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। देखिए, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने 12,000 दीनार की तनख्वाह पर शाही काजी का पद सौंपा था। तो बस इतना ही आपको याद रखना, इब्न बतूता को शाही काजी का पद जो है एमबीटी के द्वारा सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, फुगड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो गोवा का नृत्य है फुगड़ी। आप सबको पहले भी हमने एमपी पुलिस वाले एग्जाम ऐसे बताया था, फुगड़ी नृत्य गोवा का है। तो फुगड़ी नृत्य या जिसे हम फुगाड़ी नृत्य कहते हैं, गोवा का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केवल महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इससे पहले भी गोवा का एक नृत्य पूछा जा चुका है, मांडो नृत्य जो गोवा का है वो पूछा जा चुका है। तो गोवा के भी नृत्य आपको देख करके जाने हैं। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वाले नृत्यों को आपको अच्छे से देख करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, वीडियो पसंद आ रहा हो तो। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन में नीति आयोग दिया गया था, तो नीति आयोग अपना जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। अब नीति आयोग से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस छोटी सी वीडियो में हम आपको नीति आयोग का पूरा डिस्क्रिप्शन समझा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए, नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आगे की शिफ्ट में। ठीक है, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। ठीक है, जो रासायनिक संघवाद की भावना को प्रतिध्वनि करता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इससे पहले अध्यक्ष पूछे जा चुके हैं योजना आयोग के, तो नीति आयोग का अध्यक्ष आगे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? श्री सुमन बेरी जो है वो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सीईओ जिसे हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत आते हैं। सीधा प्रश्न यही पूछा गया था और ऑप्शन में ये दिया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, याद रखना, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ना कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा एकल हस्तांतरण। देखिए, राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के जो आपका चुनाव होता है उसमें जो है काम करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के ही सदस्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में बताई गई है? ऑप्शन में अनुच्छेद 36 दिया है तो वो भी सही है, अनुच्छेद 12 दिया है तो वो भी सही है। ठीक है, इन दोनों जगह राज्य की परिभाषा बताई गई है। चलिए फिलहाल हम अनुच्छेद 36 की बात कर लेते हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 36
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा का हिस्सा, ये आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और जो अनुच्छेद 12 है वो मौलिक अधिकारों में आता है। देखिए, तो यह परिभाषित करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पालन करने के लिए राज्य क्या है, यानी कि राज्य है क्या, इसके बारे में अनुच्छेद 36 आपको बताता है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 36 के तहत राज्य का अर्थ वही है जो भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत राज्य का अर्थ है। ठीक है, तो भाग 3 में जो राज्य का अर्थ बताया गया है, अनुच्छेद 36 का अर्थ वही है। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 36 का संबंध राज्य की परिभाषा से है, यही आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला है, देखिए योजनाएं पूछी जा रही हैं, तो एक और योजना पूछी गई है, किसान की फसल बर्बाद होने पर कौन सी योजना के तहत उनको मुआवजा दिया जाता है। तो जो फसल बीमा है, किसान फसल बीमा योजना, इसके तहत उनको मुआवजा दिया जाता है। देखिए, तो फसल खराब होने पर पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों के नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। इसके लिए पीड़ित किसान को 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है। वहीं अगर किसी किसान की खेती या खलिहान में कटी हुई फसल भीगकर खराब हुई है तो उससे भी बीमा योजना में कवर किया जाता है। ठीक है, तो या तो जल करके खराब हो जाए, भीग करके खराब हो जाए, ओलावृष्टि से खराब हो जाए, इन तीनों के द्वारा जो है बीमा योजना के तहत इसको कवर किया जाता है, लेकिन 72 घंटे के अंदर आपको सूचना देनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन कौन से वंश का शासक था। तो पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन। देखिए, हर्षवर्धन का जन्म 590 में इस जिसे हम थानेश्वर कहते हैं, थानेश्वर हरियाणा के राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ पर हुआ था और ये जो है पुष्यभूति वंश का था। ठीक है, वह पुष्यभूति वंश से संबंधित है, जिन्हें अतिरिक्त रूप से वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश दोनों का संबंध एक ही वंश से है। आगे बढ़ते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित करने के लिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक पुस्तक डेली आ रही है, तो देखिए हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो चेतन भगत के द्वारा हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक लिखी गई है। देखिए, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास है। हाफ गर्लफ्रेंड भारत की नई पीढ़ी का उपन्यास है, ये भी आपको याद रखना है, चेतन भगत के द्वारा इस उपन्यास को लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, मुराद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ज़्यादा समय बीच बीच आपको नहीं लेना है, बस एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मुराद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सारंगी से संबंधित है। सारंगी का प्रश्न इससे पहले वाली वीडियो में कल जब हमने आपको एनालिसिस कराया था वहाँ भी सारंगी का एक प्रश्न आया था, आज फिर से सारंगी का प्रश्न आया है। देखिए, तो मुराद अली को सारंगी वादक होने का गौरव है, उनके परिवार की परंपरा से मिला, यानी कि इनके परिवार में जितने लोग थे वो सभी सारंगी को बजाते थे। ठीक है, वो अपने परिवार की छठी पीढ़ी के सारंगी वादक हैं, यानी कि 1 से लेकर के 6वीं पीढ़ी तक लगातार लोग सारंगी को बजाते रहे हैं और मुरादाबाद के ये रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। मुराद अली इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11वां कब जोड़ा गया, शुरू में कितने थे। ये बहुत प्रश्न आपके मौलिक कर्तव्यों से आए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को आपको याद करके जाना है। जो आपका अनुच्छेद 51A है उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसे हमने रूस से लिया है। चलिए कुछ मौलिक कर्तव्य आपको बता दे रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन में नहीं होगा, वही आपका आंसर था। संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करें, भाईचारे की भावना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, ये सारी बातें जो है आपके मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही कठिन सा प्रश्न पूछा है, भारत में राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पंडित रविशंकर के द्वारा राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की गई थी। तो जो रविशंकर हैं वो भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। आगे देखिए, या एक आपका साइंस का भी प्रश्न हमको मिल गया है, पांच जगत का वर्गीकरण, जो पंच जगत वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था। तो R.H. विटेकर के द्वारा पंच जगत वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, देखिए सन 1969 में, कब 1969 में R.H. विटेकर के द्वारा एक पंच जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम कौन कौन से हैं। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी और एनिमिलिया, ये सभी जो है वो पंच जगत वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, अगला है, जो बौद्ध मठों में हर्मिका नामक जो वो आकृति होती है वो किस आकार की बनी होती है, किस आकार की होती है। जो हर्मिका जो आकृति होती है तो वो एक बालकनी की तरह होती है। देखिए हर्मिका के बारे में आपको बता दें, हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना है जो देवताओं के निवास को दर्शाती है। अंडा के ऊपर यह खड़ी होती है, ठीक है ना। जो आपकी अंडाकार आकृति होती है, जैसे ये स्तूप है, स्तूप के ऊपर एक अंडाकार आकृति होती है, इसके ऊपर जो खड़ी होती है वो आपकी हर्मिका नामक जो है एक संकल्प, एक जो है आपका शेप होता है। ठीक है, यष्टि नामक
एक मस्तूल जिसके ऊपर अक्सर एक छतरी या छतरी होती है, वो हर्मिका के द्वारा ही उठा होता है। कुल मिलाकर के हर्मिका जो है वो एक बालकनी के आकार की आकृति होती है, जो अंडाकार भाग होता है स्तूप का, उसके ऊपर खड़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। मुंह का कैंसर किसकी वजह से होता है? तो सबको पता है, नॉर्मल सा प्रश्न था, तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से मुंह का कैंसर हो जाता है। देखिए, तंबाकू का इस्तेमाल करने से मुंह और गले के कैंसर होते हैं। तंबाकू का इस्तेमाल करने से, या सिगरेट, सिगार या पाइप पीना, तंबाकू चबाना या बीटल कीट चबाना, ये सभी जो हैं वो मुंह के कैंसर का कारण बनते हैं। सीधा प्रश्न यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न था, हेल्प की कौन सी है? तो जो F1 की होती है, उस F1 की के बारे में आपसे पूछा गया था। अगला था, MS एक्सेल में कॉलम को कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला वहां पर पूछा गया था। ठीक है, अब ऑप्शन तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन हमको मिल गए हैं। गेटवे और लेन से भी एक एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। MS एक्सेल 365 से सबसे ज़्यादा 5 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। MS वर्ड के 2 प्रश्न और शॉर्टकट की से भी आपके 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर से पूछे गए थे। चलिए, मैथ की बात कर लेते हैं। हालांकि मैथ के क्वेश्चन आज तो हमें नहीं मिल पाए हैं, लगातार हमको क्वेश्चन भेज रहे थे लोग, लेकिन आज मैथ के क्वेश्चन नहीं भेजे हैं। अगले शिफ्ट में कोशिश करेंगे कि मैथ के एज इट इज क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएं। प्रॉफिट लॉस से एक प्रश्न है, LCM SCF के 2 प्रश्न है, नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न, सिंपल इंटरेस्ट से एक, CI से एक, डिस्काउंट से 2 प्रश्न पूछा गया है, टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न है, 2 प्रश्न आपके एडवांस मेंसुरेशन से भी पूछे गए हैं। ठीक है, एडवांस के जो प्रश्न पोर्शन आ रहा है उसमें केवल मेंसुरेशन से ही प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आपके फिर से डाइस आना शुरू हो गया है। डाइस यानी पासा के 3 प्रश्न थे, जिसमें एक आपका ओपन डाइस पूछा गया था और 2 आपके नॉर्मल डाइस थे। ठीक है, और यही पूछा गया था कौन इस फलक के सामने कौन सा अंक होगा। ठीक है ना, बाकी सीरीज के 2 प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट 6 पर्सन वाला लगातार पूछ रहा है, 6 लोगों को बैठा देता है, वहां से एक प्रश्न पूछता है सर्किल वाला। ठीक है, मिरर इमेज के सबसे ज्यादा 4 प्रश्न मिरर इमेज के पूछे गए हैं। फिगर काउंटिंग का एक प्रश्न, वही त्रिभुज वाला। छिपी आकृति जो एम्बेडेड फिगर होता है, वहां से 2 प्रश्न। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और एक जो आपका चिन्ह परिवर्तन वाला होता है, ऐसे चिन्ह परिवर्तन करिए, स्टार के स्थान पर कौन सा आएगा, प्लस माइनस कहाँ आएगा, ये पूछा है। नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी, तो 3 प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष का एक प्रश्न। आज नॉन वर्बल जो आपकी है, नॉन वर्बल रीजनिंग, वो काफी ज्यादा पूछेगी, तो नॉन वर्बल की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आ गया तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि लगातार हम आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। बाकी ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर हम जो है आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप सर्च भी कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से ग्रुप है, यहाँ पर आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक, और जो भी नई किताबें एसएससी की आती रहती हैं, वो सब हम यहाँ पर PDF फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर, इसको जो है ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी इस वीडियो की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, उसको आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगली शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जैसे ही छूटता है वैसे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आप तक एग्जाम एनालिसिस पहुंचाने के लिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।